हे दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। स्वागत है सबका इन्फो बेयर में। दोस्तों, 8 नवंबर है, संडे का दिन है और लगभग 3:30 बज चुके हैं। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लेरियंट केमिकल्स के बारे में। काफ़ी दिनों से शेयर में बहुत गिरावट देखने को मिली है और काफ़ी सारे लोग हैं इसमें फंस चुके हैं और निकलने का मौका ढूंढ रहे हैं। तो अभी किस तरह से निकला जाए? निकलने में सबसे बड़ा ऑप्शन लोगों को दिखाई देता है, वो होता है शेयर को एवरेज करना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी खरीद लेना और जैसी प्राइस बढ़ जाती है, प्राइस के लेवल के आसपास आ जाते हैं, वहाँ से निकल जाना। बट क्या ये एवरेज वाला सिस्टम हमें क्लेरियंट केमिकल से बाहर निकाल सकता है? क्या कंपनी का Q1 का रिजल्ट था, क्या Q2 का रिजल्ट हो सकता है? और क्या ये शेयर बढ़ सकता है? और अभी क्या सिचुएशन है? बहुत सारे सवाल है दोस्तों, लेकिन जवाब मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। तो आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं क्लेरेंट केमिकल का अभी का सिचुएशन क्या है, किस तरह से पीछे का ग्रोथ रहा है, क्या स्टेटस रहा है और अभी क्या स्ट्रैटेजी करनी चाहिए, क्योंकि शेयर बहुत नीचे आ चुका है। 600 का शेयर था जब डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था और उसके बाद से दूसरी बार भी डिविडेंड डिक्लेयर होने के बाद फिर गिरता गया और आज 600 रुपए का शेयर हमें 290 तक देखने को मिला। यानी पर शेयर अगर एज्यूम भी करते हैं तो 300 रुपए का यहाँ पे गैप देखने को मिलता है। जिन्होंने 140 रुपए के डिविडेंड के लिए शेयर खरीदा था, उन्होंने शेयर 580 590 के रेंज पे खरीदा हुआ है। तो आप सोचिएगा, खून के आंसू वो लोग रो रहे हैं। तो ये वीडियो उनके लिए है। कोशिश करेंगे कि पूरे के पूरे जवाब इसमें मैं दे सकूं और कहां से क्या कर सकते हैं, किस तरह से बचा जा सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है और आप मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि हम लोग जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और दूसरी बात दोस्तों, हम लोग एक टेलीग्राम चैनल भी चलाते हैं जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग शेयर करते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। न्यूज़ होती है, वीडियोज़ होते हैं, चार्ट्स होते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग शेयर करते हैं। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे करके रखी हुई है, आप वहाँ पे जाकर जुड़ सकते हो। तो दोस्तों, बात करते हैं क्लेरियंट केमिकल की। देखिए, क्लेरियंट केमिकल पिक्चर में तब आया जब इन्होंने डिक्लेयर किया 140 रुपए का डिविडेंड। ये पहले भी काफ़ी बार अच्छे अच्छे डिविडेंड डिक्लेयर कर चुका है, लेकिन तब सिचुएशन कुछ और थी। कंपनी 400 450 के ऊपर ट्रेड किया करती थी और स्टेबल थी। उसके बाद में कुछ अलग सा हुआ, काफी सारे लोगों ने शेयर्स बेचे, उसमें और भी कुछ गिने चुने नाम है, बहुत बड़ी हस्तियां हैं, उन्होंने काफी ज्यादा क्वांटिटी में शेयर्स बेचे जब शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर हुआ। यहाँ पे एक बहुत बड़ी चाल खेली गई जो काफी कम लोगों को समझ में आई। 140 का डिविडेंड तो लोगों को दिखा, बट उसके आगे वाला किसी ने वो डीप नहीं देखा जो जिसके लिए लोगों ने शेयर्स बेचना शुरू किया था। जैसे डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, 600 के लेवल पे लोगों ने शेयर्स बेच दिए जिन्होंने काफी दिन से होल्ड करके रखे हुए थे। कोरोना पैंडेमिक में 200 रुपए का शेयर था दोस्तों, 200 से 600 रुपए तक चला गया। 400 रुपए पर शेयर कमा लिए जिन्होंने कमा लिए। उसके बाद में डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, कंपनी को बहुत तगड़ा प्रॉफिट हुआ, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद शेयर में गिरावट होती गई, 600 रुपए पे जिन्होंने खरीदा वो बर्बाद हो गए, रो रहे हैं, बहुत रो रहे हैं दोस्तों। आज भी बहुत सारे सवाल आते हैं क्लेरियंट केमिकल के बारे में, सर क्या करे, 600 पे लिया है, 200 पे बैठे हैं, क्या करे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे सिचुएशन में देखो दोस्तों कैसे होता है, कभी भी न्यूज़ जब आती है तो आपको अलर्ट होना होता है, सोचना होता है, क्योंकि न्यूज़ एक पेड मीडियम है, बाद में पता चलता है, सब कुछ होने के बाद आपको खबर मिलती है, तब तक मौका निकल चुका होता है। इसलिए हमेशा कहता हूँ बेयर के साथ बने रहिएगा, जितना कोशिश है उतना जल्द से जल्द न्यूज़ हम लोग आपके पास पहुंचाते हैं। अब क्या करना है, पहले तो इसका ना बेसिक समझ लेते हैं। मैं वो समझाना चाहता हूँ आपको। देखिए, चार्ट को थोड़ा इग्नोर करेंगे, स्क्रीनर है। मैं पहले इसका अपना आपको होल्डिंग दिखाता हूँ, प्रमोटर होल्डिंग क्या होता है, इसका क्या है। बेसिकली इसमें सिर्फ दो चीज़ें हैं, पब्लिक और प्राइवेट होल्डिंग होता है। अगर प्राइवेट प्रमोटर का होल्डिंग अगर आप देखोगे तो वो 51% और पब्लिक का 49%। यानी 51% जो प्रमोटर होल्डिंग है बिल्कुल स्टेबल है, यानी कंपनी जो है वो डूबने वाला बिल्कुल भी नहीं है। तो वैसे अगर कुछ आपके दिमाग में है तो वो पहले आप निकाल दो, ठीक है। दूसरी चीज,
जो प्रमोटर हैं वो दोनों भी कंपनीज हैं, एक क्लोरोरेंट इंटरनेशनल एजी है और इबीतो केमी बिताली गुंजन कुछ है, वो एक कंपनी है। तो ये दोनों कंपनीज है जो इसका प्रमोटर होल्ड करती हैं, काफी सारे शेयर्स होल्ड करती हैं, एक 33.20% और एक 70.80%। और अगर पब्लिक होल्डिंग हम लोग देखते हैं तो भी इसमें बजाज अलायंस है इंश्योरेंस के लिए, इसमें फॉरेन बैंक भी है, इसमें अगर आगे चल के भी देखें नीचे आकर तो आईईएफ है, ट्रस्ट है, फॉरेन नेशनल है, एचयूएफ है, काफी सारे लोगों ने यहाँ पर कॉर्पोरेट बॉडीज है, क्लियरिंग मेंबर्स है, काफी सारे लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है और हेल्दी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बजाज अलायंस सब जानते हैं इस कंपनी को, उसके लगभग 8.5 लाख शेयर्स हैं। तो 8.5 लाख शेयर्स एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं कि आपका पैसा डूब जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज हमें समझनी होती है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कंपनी का परफॉर्मेंस क्या रहा। अभी क्वार्टर 1 की बात करें, क्वार्टर 2 का रिजल्ट अभी आना बाकी है, तो सिर्फ क्वार्टर 1 की बात करेंगे, उसके रिजल्ट्स को समझेंगे। ठीक है, पेंडेमिक मार्च में चल रहा था तो वहां पे भी काफी इफेक्ट हुआ कंपनी को, कंपनी के लॉसेस काफी हुए, तो 0.17% का ईपीएस के हिसाब से कंपनी ने पैसा कमा लिया। मार्च में जैसे रिकवरी, माफ किया, जून में जब रिकवरी स्टार्ट हुई, सारी कंपनीज रिकवरी कर रही थी, वही इस कंपनी को भी मौका मिला, इसने भी रिकवरी दिखाई। 128 करोड़ का जो है वो रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट किया गया, जो कि पेंडेमिक चल रहा था उससे काफी कम है, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा चीजें हो रही थी इस टाइम में, तो कंपनी को संभलने का मौका भी मिलने चाहिए था, जो यहाँ पर नहीं मिलता हुआ दिखा। टोटल इनकम रहा 132 करोड़ का, पीबीआईटी देखेंगे तो 13 करोड़, पीबीटी 4 करोड़ और नेट प्रॉफिट 3.78 करोड़, यानी ईपीएस निकल के आता है 1.16%। यानी अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे रेवेन्यू था 169%, फिर भी ईपीएस था 0.17%। यहाँ पे रेवेन्यू कम है फिर भी ईपीएस ज्यादा, और हमारा फोकस जो है दोस्तों वो ईपीएस पे ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ईपीएस के हिसाब से कंपनी का ग्रोथ समझना बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान हो जाता है। अगर आप देखो तो पिछले कुछ दिनों से, जो पिछले कुछ क्वार्टर से, अगर पिछले जून की बात करें 4.88% था, और पिछले सितंबर में 5.87% था, कि यह ये जो टाइम था कंपनी पीक पे थी, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। उसके बाद में दिसंबर में गिरावट आई, मार्च में तो और खराब हो गई, यहाँ पे रिकवरी दिख रही है। तो एक चीज है कि कंपनी कहीं ना कहीं रिकवरी की तरफ बढ़ रही है। अब नंबर्स की बात करते हैं, कंपनी का P16 है, आरओसीई जो है वो 10.6 है, यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी सबका कैपिटल मिला के। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो 7.83% है, वो भी एक बढ़िया रिटर्न कहा जाएगा। ईपीएस 18 रुपीज का है साल के हिसाब से, प्रॉफिट का ग्रोथ 26% है, 5 साल पहले ये 30% हुआ करता था, तो यहाँ पे गिरावट दिखाई दे रही है। वही सेल्स ग्रोथ 8.27% है, जो 5 साल पहले 6.23% दिखाई दे रही थी, यानी पे सेल्स कम हो रहा है, कंपनी का दिन ब दिन सेल्स कम हो रहा है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जहाँ पे आपको फोकस करना है। क्योंकि यहाँ पर अभी जो जिस चीज की बात हो रही है 200 से लेके 600 तक, देखिए यहाँ पे अभी कोई कोरोना नहीं है, कुछ भी नहीं है, गिरावट देखिए ये मार्च में हुई थी, और उसके बाद जो रिकवरी दिखाई दी वो बहुत ही बढ़िया रिकवरी, काफी लोगों ने पैसे कमा लिए, लेकिन उसके बाद ये स्टेबल गिरावट में दिखाई दे रही है। यहाँ से डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, उसके बाद में फिर सीधा यहाँ पर ओपन होता है, गैप देखिएगा आप, बहुत बड़ा गैप, लगभग 140 से भी ज्यादा का गैप अगर आप कैलकुलेट करोगे तो अभी होता जा रहा है। उसके बाद में गिरावट हुई, फिर यहाँ पर एक मौका था दोस्तों, जिनको नुकसान हुआ है वो अपना इतना एटलीस्ट प्रॉफिट बना के जो भी लॉस हुआ है उसको बेयर करके निकल जाए, ये एक अपॉर्चुनिटी थी, एक गोल्डन चांस था उनके लिए, नहीं हुए, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मिस आउट हो गया। उसके बाद काफी सारे मौके मिले, यहां से अगर आप देखोगे तो शेयर एक टनल में ट्रेड कर रहा है, हाइयर लोस बनाता जा रहा है शेयर, यहाँ पे एक बना, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके, और ये हाइयर लोस बनाता बनाता, माफ कीजिएगा लोअर लोस बनाता चला गया, ये लोअर लोस है, माफ कीजिएगा लोअर लोस बनाता हुआ ये चला गया, और ये आकर के लास्ट स्टैंड लिया इसने 289 यानी 290 पे, 600 का शेयर 300 रुपए से भी नीचे, बहुत तकलीफ हो रही है दोस्तों, मेरा भी शेयर इसमें है, बहुत तकलीफ हो रही है। अब मेरा स्ट्रैटेजी क्या होगा, मैं क्लीन बता दूं, मेरे पास 50 शेयर्स है क्लियरेंट इंडिया के 500 के लेवल पे,
एक गलती मुझसे भी हो गई, ये जो मोमेंट था ये गलती से मुझसे मिस हो गया, मैं कहीं और बिजी था, ध्यान नहीं दे पाया, और ये सारा अभी भुगतना पड़ रहा है मुझे उसकी वजह से, सिर्फ एक गलती की वजह से ध्यान नहीं दे पाया मैं, क्योंकि मेरा एक दूसरा भी बिजनेस है आईटी का जो मेरा मेन सोर्स ऑफ इनकम है, तो उसको छोड़ के मैं यहाँ पे ज्यादा फोकस नहीं कर पाता हूँ, तो इसकी वजह से मेरा ये गलती यहाँ पे हो गया। अब ये 290 पे है, तो अभी मुझे एक स्ट्रैटेजी चाहिए, तो मेरा स्ट्रैटेजी ये है, देखिए अब ये 290 पे यानी लगभग ये अपना जो मार्च का लेवल था, मार्च का लेवल देखिए 197, अभी हम लोग 300 पे है, ठीक है, 287 यानी 300 पकड़ लेते हैं फिलहाल, इससे बेटर पोजीशन में हम लोग है, यानी एक यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक लंबा सा सपोर्ट है, एक तगड़ा सा सपोर्ट है, ठीक है। अब यहां से अगर ये ऊपर चला जाता है ये सपोर्ट से, ये दूसरा सपोर्ट देखिए, ये रेसिस्टेंस था अभी के सिचुएशन के लिए, लेकिन ये पीछे वाला एक लंबा सपोर्ट है, हर सपोर्ट एक चीज का रेसिस्टेंस होता है, और हर रेसिस्टेंस जो है वो दूसरी चीज का सपोर्ट होता है। तो अब हमारा फिलहाल सपोर्ट बना हुआ है 290, 290 से ये शेयर जो है वो ऊपर की तरफ यानी मेन सपोर्ट कम रेसिस्टेंस की तरफ बढ़ रहा है। अगर ये शेयर मंडे को यहां से, क्योंकि हैमर लगी हुई है, ठीक है, यहां से अगर ऊपर निकल के स्टेबल हो जाता है यानी समवेयर अराउंड, माफ कीजिएगा, 310 और 320 के बीच में अगर ये स्टेबल हो जाता है, तो आने वाले टाइम में बहुत जल्द हमें यहाँ पे 340 या 330 या 340 के आसपास के लेवल जो है वो देखने को मिल सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस है मेरा, ये हो सकता है। अगर यहाँ पे अगर ये कल मूव, मंडे को ये मूव दिखा देता है, बहुत ही बढ़िया इसमें रिटर्न्स देने की चांसेस है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ, मुझे ज्यादा की उम्मीद नहीं है, देखो यहाँ पे मैं नहीं चाहता कि मेरा पैसा यहाँ तक पहुंचे, ये नियरली इम्पॉसिबल है, मुझे वो चाहिए भी नहीं। मेरा अभी फिलहाल का टारगेट है, जो मेरा फंड वहां पे अटका हुआ है उसे कम से कम लॉस में मैं निकल जाऊं। एवरेजिंग यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल भी ना सोचे कि आप लोग एवरेज करें, यहां से कुछ भी हो सकता है, ये यहाँ पे डिच देके वापस से नीचे भी जा सकता है, तो ट्रस्ट मत कीजिए। दूसरी चीज, जब ये पहुंचेगा 440 340 माफ 340 तक, ये हमारा पहला रेसिस्टेंस होगा, 340 पहला टारगेट, यहाँ के ये अपना पहला आपका जो है वो स्टॉप लॉस होना चाहिए, इससे नीचे नहीं जाना है जब यहाँ तक पहुंच जाओगे। फिर अगर ये यहाँ जाता है 360 या 40, मेरा मेरा टारगेट है 400 का, ठीक है, जैसे ये 400 टच करता है पर शेयर 100 रुपीज का लॉस लेकर के मैं यहाँ से निकलने को तैयार हूँ, क्योंकि मुझे इसमें और वेट नहीं करना है, मुझे इसमें और तकलीफ नहीं सहनी है। जो मेरा भाई वेट कर सकता है, जिसके लिमिटेड शेयर्स हैं वो वेट कर सकता है, 50 शेयर्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो मैं चाहता हूं कि ये अभी अभी मेरे पास मौका है रिलायंस में पैसे कमाने का, आइशर मोटर में पैसे कमाने का, टाटा मोटर्स में पैसे कमाने का, एचडीएफसी में, मेरे पास काफी सारे मौके, लेकिन मेरा फंड अटका पड़ा हुआ है, और इस लेवल पे पर शेयर 300 रुपए का लॉस लेकर के मैं अपने शेयर बेच नहीं सकता, लेकिन पर शेयर 100 रुपए का लॉस लेकर बिल्कुल मैं अपने शेयर बेच सकता हूं। तो ये मेरा स्ट्रैटेजी है, मैं 400 तक का वेट करूंगा, 400 के बाद लॉस लेके मैं क्विट कर लूंगा, क्योंकि 100 रुपए का लॉस जो है वो कहीं और से रिकवर कर सकता हूं। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा था पॉइंट ऑफ व्यू क्लेरियंट के बारे में। अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पे आपका क्या कहना है वो मुझे आप कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, और अगर आपका कमेंट मुझे अच्छा भी लगता है तो मैं जरूर उसे फॉलो करूंगा आपके सजेशंस को। फिलहाल आप क्या सोचते हैं मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।